अब अगली चीज़ आती है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, यानी कि जब पर्सन में एचआईवी पहुंच गया तब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होंगे। तो ऐसा देखा गया है कि जब एचआईवी पर्सन में पहुंचता है तब ये 4 स्टेजेस आती हैं। इनमें सबसे पहले होता है इनिशियल इन्फेक्शन, फिर इसके बाद में एसिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेज आती है, फिर इसके बाद में एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स यानी एआरसी होता है, और सबसे आखिर में होता है फुल ब्लोन एड्स। तो पर्सन एचआईवी पॉजिटिव है इसका मतलब ये नहीं कि पर्सन एड्स पेशेंट है। एचआईवी पॉजिटिव पर्सन एक पर्टिकुलर स्थिति में जाकर फोर्थ स्टेज में जाकर के एड्स पेशेंट बनता है। तो एचआईवी पॉजिटिव पर्सन एड्स पेशेंट हो ये जरूरी नहीं, लेकिन एड्स पेशेंट एचआईवी पॉजिटिव हो ये जरूरी है। तो एड्स पेशेंट हमेशा एचआईवी पॉजिटिव होगा, लेकिन एचआईवी पॉजिटिव पर्सन हमेशा एड्स पेशेंट होगा ये जरूरी नहीं है। अब एक एक करके इन चारों स्टेजेस की बात हम करते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है इसके अंदर। सबसे पहले इनिशियल इन्फेक्शन। जब पर्सन किसी एचआईवी पॉजिटिव पर्सन के बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आया तो वो पर्सन फिर इन्फेक्ट हो गया, ये है इनिशियल इन्फेक्शन। अब जब वायरस बॉडी में पहुंचा तो वायरस के बॉडी में पहुंचने पर नॉर्मली पर्सन को कोई खास दिक्कत नहीं होती, हल्का फुल्का कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे उसको माइल्ड फीवर हो जाए या फिर सोर थ्रोट हो जाए, थोड़े बहुत रैशेज हो जाए, कभी कभार ऐसा लोगों में होता है। ठीक है, तो कुछ लोगों में ऐसा होता है। तो ये इनिशियल सिम्टम्स होते हैं, इसके बाद में ये सिम्टम्स भी खत्म हो जाते हैं, तो इसके बाद में फिर ये सिम्टम्स भी नहीं रहते। मतलब शुरुआत में हल्के फुल्के ऐसी चीज़ें होंगी जो बड़ी कॉमन सी होती हैं, हल्का फुल्का बुखार या फिर सोर थ्रोट या रैश, बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं। तो ऐसा कुछ होगा और पर्सन ये अंदाज़ा नहीं लगा पाएगा कि असल में ये जो लक्षण उभरे ये असल में वायरस के बॉडी में जाने की वजह से ये इनिशियल इन्फेक्शन के लक्षण हैं। फिर ये लक्षण भी नहीं रहेंगे और पर्सन लगभग अगले 5 साल 6 साल तक बिना किसी इन्फेक्शन के ही रहेगा, उसको कोई दिक्कत वो फील नहीं करेगा। लेकिन एक बार अगर वायरस बॉडी में पहुंच गया और सस्टेन कर गया तो फिर ये वायरस पर्सन की बॉडी में तब तक रहेगा जब तक कि इंसान वो व्यक्ति जिंदा है। ठीक है, तो पर्सन एक बार अगर इन्फेक्ट हुआ एचआईवी से तो वो फॉर द होल लाइफ उसके लिए उससे वो इन्फेक्ट हो जाएगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कभी इन्फेक्शन होता है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम उससे मुकाबला करता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है। तो यहाँ पर भी एंटीबॉडीज बनेंगी, लेकिन एंटीबॉडी बनने में भी समय लगता है। एंटीबॉडी बनने में भी यहाँ पर एचआईवी के मामले में 2 हफ्ते से 12 हफ्ते के बीच में समय लगेगा। यानी कि बॉडी के सर्कुलेशन में 2 हफ्ते से लगाकर 12 हफ्ते तक इस दौरान ही एंटीबॉडीज जो हैं अब वो अपीयर होंगी। और जो इससे रिलेटेड जो इनिशियल टेस्ट होते हैं, जो इसके टेस्ट होते हैं इनिशियल टेस्ट, ठीक है, एलाइजा टेस्ट, वो असल में एंटीबॉडी बेस्ड होते हैं। तो क्योंकि शुरुआत में एंटीबॉडी नहीं होती, तो इसलिए अगर किसी पर्सन में शुरुआत में वायरस है और बिल्कुल शुरुआती स्टेज है, वो स्टेज की जब उसकी बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बनी, तो इस दौरान अगर उसका एचआईवी टेस्ट किया जाएगा तो वो टेस्ट नेगेटिव आएगा। और ऐसा समय कि जिस समय पर्सन में एचआईवी हो लेकिन एचआईवी के लिए एंटीबॉडी ना हो, तो वो जो शुरुआती समय होता है उस समय को ही हम कह देते हैं विंडो पीरियड। दिस इज कॉल्ड एज विंडो पीरियड। और इस दौरान कोई भी जो टेस्ट हम करेंगे वो हमेशा नेगेटिव आएगा, यानी पर्सन के अंदर एचआईवी है लेकिन टेस्ट करने पर हमको टेस्ट हमेशा नेगेटिव दिखेगा। तो दिस थिंग इज कॉल्ड एज विंडो पीरियड। तो ये हो गया इसका इनिशियल इन्फेक्शन। सेकेंड स्टेज इसकी आती है एसिम्प्टोमेटिक। अगली स्टेज आती है एसिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेज, यानी पर्सन में कोई भी सिम्टम नहीं है, पर्सन में एचआईवी मौजूद है। अगर इस पर्सन के कांटेक्ट में कोई दूसरा पर्सन आता है और बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज होते हैं तो दूसरा पर्सन इस पर्सन से इन्फेक्ट हो जाएगा। ये और बात है कि इस पर्सन को हो सकता है खुद ही ना पता हो कि इसके अंदर एचआईवी मौजूद है, क्योंकि कोई सिम्टम भी इसके अंदर नहीं है। तो ये स्टेट वो स्टेट होती है कि पर्सन की बॉडी में एंटीबॉडीज होंगे यानी अगर इसका एचआईवी टेस्ट किया जाए तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन उसमें कोई लक्षण नहीं होंगे बीमारी के, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। हाँ,
कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के अंदर लिम्फेडेनोपैथी हो सकती है, यानी कि नेक या फिर आर्मपिट के एरिया में कुछ स्वेलिंग वगैरह हो सकती है, कुछ नोड जैसी हो सकती है, लिम्फेडेनोपैथी इम्यून सिस्टम के ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से, इस वजह से। तो क्या है कि लोगों के अंदर लिम्फेडेनोपैथी हो सकती है, बाकी इसके अलावा इसके अंदर और कोई भी नेगेटिव कोई भी बीमारी ऐसे लक्षण हमको इसमें नजर नहीं आएंगे। यहां पर लिम्फेडेनोपैथी में बात समझ लीजिएगा कि नो डाउट इम्यून सिस्टम अभी तक कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, क्योंकि वायरस ने भी इम्यून सिस्टम को खत्म करना शुरू नहीं किया है। इम्यून सिस्टम वायरस के अगेंस्ट लड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वायरस की क्वालिटी ये है कि क्योंकि इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाएगा और एंटीबॉडी जाकर वायरस से लगने की कोशिश करेंगी, लेकिन वायरस की क्वालिटी ये होती है, HIV की क्वालिटी ये है कि ये असल में अपनी शक्ल को बदल लेता है, क्योंकि ये होता है म्यूटेंट। ठीक है, इसमें भी कई प्रकार की जीन्स होती हैं, गैक, पॉल, ENV, वो लगातार जो है वो म्यूटेट होती रहती हैं। तो उस वजह से इसकी सरफेस के ऊपर जो प्रोटीन्स होती हैं वो चेंज होती रहती हैं, और सरफेस पर प्रोटीन के चेंज होने की वजह से इम्यून सिस्टम तो वायरस के अगेंस्ट काम करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम जब भी कभी एंटीबॉडीज वायरस से लगने के लिए जाएंगी तो उससे पहले ही वायरल प्रोटीन्स इतनी चेंज हो चुकी होंगी कि एंटीबॉडी जाकर के उस वायरस के प्रोटीन के साथ में ना लग पाए। तो इस वजह से इम्यून सिस्टम इसको एलिमिनेट नहीं कर पा रहा है। ये एसिम्प्टोमेटिक फेज कितने समय तक रहेगी ये कुछ क्लियर नहीं है, अलग अलग लोगों में अलग अलग समय के लिए हो सकता है। ये कुछ सालों से लगा करके 15-20 साल तक भी हो सकता है। तो ये फेज एग्जैक्टली किसी पर्सन में कितने समय के लिए रहेगी ये बात कंफर्मली नहीं कही जा सकती। फिर देखिए अगला नंबर आता है एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, यानी कि तीसरी स्टेज है ARC। अब इस ARC में क्या है, जो वायरस है अब वो लाइटिक फेज में पहुंच चुका है। वायरस ने TS सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया है, TS सेल काउंट कम हो गया, CD4 काउंट कम हो गया, पर्सन का इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो गया है। पर्सन का इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो गया है, पर्सन का इम्यून सिस्टम डैमेज होना शुरू हो गया है। लेकिन सबसे पहले तो इम्यून सिस्टम डैमेज होगा, तब जाकर के कहीं इन्फेक्शन होंगे। तो इन्फेक्शन होने से पहले की वो स्टेज की जब इम्यून सिस्टम डैमेज होना शुरू हो गया है और उसकी वजह से जो स्थितियां पैदा हो रही हैं उन सबको हम कह देते हैं ARC, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। मतलब इम्यून सिस्टम डैमेज होना शुरू हो गया है, लेकिन इन्फेक्शन अभी तक शुरू नहीं हुए। तो इन्फेक्शन के शुरू होने से पहले और इम्यून सिस्टम के डैमेज होने का जो सिलसिला शुरू हुआ, ये जो समय होता है इसके बीच का, इस समय को हम कह देते हैं एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। यानी अब ये वो स्थिति है कि पर्सन को बस एड्स होने ही वाला है। अब इस स्टेज में क्या होगा, पर्सन को इन्फेक्शन देखो अभी तक नहीं है, पर्सन को इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन इम्यून सिस्टम जो डैमेज हुआ उसके लक्षण जो है पर्सन की बॉडी में दिखने अब शुरू हो जाएंगे। जैसे कि पर्सन को बहुत ज़्यादा थकावट फील होगी, मैलाइस यानी कि उसे कुछ अच्छा नहीं लगेगा, बॉडी वेट जो है वो घटना शुरू हो जाएगा, फीवर होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा नाइट स्वेट्स यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, पसीना निकलेगा रात में, है ना, बेचैनी होगी, ये सब चीज़ें। तो इस तरह के लक्षण, लिम्फेडेनोपैथी हो जाएगी, जैसा कि हमने आपको बताया कि आर्मपिट या फिर नेक वाले हिस्से में जो है वो कुछ लम्स वगैरह बन जाएंगे। इसके अलावा एनलार्ज स्प्लीन, तो इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी, ARC वाली स्टेज पैदा होगी। तो ये हो गई इसकी थर्ड स्टेज। और इसके बाद अब आ जाती है इसकी फोर्थ स्टेज, यानी कि फुल ब्लोन एड्स। तो अब जो है पर्सन में एड्स की स्थिति पैदा हो जाएगी, फुल ब्लोन एड्स। जब ये स्थिति पैदा होगी तो पर्सन में इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, उसे कई प्रकार के इन्फेक्शंस होने शुरू होंगे, बैक्टीरियल, वायरल, हेलमेंथ, प्रोटोजोअल, कई प्रकार के इन्फेक्शंस होंगे। जैसे कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की बात की जाए तो ट्यूबरकुलोसिस या स्टेप निमोनिया। इन जनरल ये देखा गया है कि सबसे पहला जो इन्फेक्शन होता है एड्स पेशेंट को वो यही होता है, TB इन जनरल। हालांकि होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन जनरल देखा गया है कि अधिकतर मामलों में सबसे पहला जो इन्फेक्शन होता है वो TB का होता है। इसके अलावा फिर वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि कैपोसिस सार्कोमा। कैपोसिस सार्कोमा वायरस होता है और इसकी वजह से कैपोसिस सार्कोमा नामक कैंसर हो जाता है, और कैपोसिस सार्कोमा में स्किन पर छोटे छोटे से ढेर सारे लेजन्स बन जाते हैं। और अगर मान लो किसी पर्सन को कैपोसिस सार्कोमा हो तो सामान्यतः कॉमनली किसी हेल्दी पर्सन को कैपोसिस सार्कोमा नहीं होता। अगर किसी पर्सन में कोई पर्सन बहुत सीवियरली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसी में कैपोसिस सार्कोमा होता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अगर किसी पर्सन को कैपोसिस सार्कोमा हो
तो इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि कहीं उस पर्सन को एड्स तो नहीं है। यानी कैपोसिस सार्कोमा किसी पर्सन को है, उसको देख करके कहा जा सकता है या अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद ये पर्सन एड्स से ग्रसित है। इसी तरह से और भी कई प्रकार के वायरल डिजीज हैं, जैसे कि हर्पिस, जैसे कि इन्फ्लुएंजा। तो ये कई प्रकार के बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शंस पर्सन को हुए। इसके अलावा भी कई और होते हैं, जैसे कि कुछ पैरासिटिक, फॉर एग्जाम्पल न्यूमोसिस्टिस कैरिनी। इसी तरह से कुछ फंगल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, जैसे कि कैंडिडा या क्रिप्टोकोकस। तो इस तरह के इन्फेक्शंस जो हैं पर्सन को होंगे। तो आपने देखा कि जिस पर्सन में एड्स होता है, जिस पर्सन को एड्स होता है, उसे कई प्रकार के अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस होते हैं और उसे कैंसर होता है। तो पर्सन वायरस की वजह से नहीं मरा, बल्कि वायरस ने पर्सन के इम्यून सिस्टम को सीवियरली हैम्पर किया, जिसकी वजह से पर्सन को कई प्रकार के इन्फेक्शंस हुए, साथ में उसे कैंसर भी हो सकता है, और इन सारी वजहों से अल्टीमेटली पर्सन की डेथ होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैपोसिस सार्कोमा में बॉडी में कई प्रकार के लेजन्स डेवलप होते हैं। ठीक है, कई प्रकार के लेजन्स डेवलप होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कई प्रकार के स्किन पर लेजन्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से निशान होते हैं, चकत्ते जैसे होते हैं, धब्बे जैसे होते हैं। तो ये क्या है कि कैपोसिस सार्कोमा में है। इसी तरह से कैंडिडाइसिस में क्या होता है कि पर्सन का जो ओरल कैविटी होती है, टंग और जो बाकी एरिया होता है बकल कैविटी का, वहां पर सीवियर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। सो दैट इज कैंडिडाइसिस। पर्सन बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, एक्सट्रीम वेट लॉस उसको होता है। यही कारण है कि कई बार एड्स को हम लोग स्लिम डिजीज भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्लिम डिजीज। स्लिम डिजीज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्लिम डिजीज। एड्स को कई बार स्लिम डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि पर्सन बहुत ही ज़्यादा लीन एंड थिन हो जाता है। और देखो, हम लिम्फेडेनोपैथी कह रहे थे, तो आप देख सकते हैं कि आर्मपिट या फिर नेक वाला जो एरिया है, यहाँ पर कुछ लंप जैसे डेवलप हो जाते हैं, कुछ उभार जैसे डेवलप हो जाते हैं। तो इस चीज़ को कह दिया जाता है लिम्फेडेनोपैथी। तो इस प्रकार की कई सारी स्थितियाँ एड्स पेशेंट के अंदर हम देखते हैं।